वेलकम टू द थिंकिंग बोर्ड। तो यहाँ पे आज हम एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मेडिकल की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो मेडिकल की प्रक्रिया हालांकि इंटरव्यू के बाद शुरू होती है और उस प्रक्रिया में आपके जो जांच की जाती है हेल्थ की, उसमें किस तरह से जांच की जाती है, आपका जो परफॉर्मा भरा जाता है, जो मेडिकल टीम होती है उसके द्वारा उस परफॉर्मा में क्या क्या डिटेल्स होती है, साथ ही मेडिकल के दिन जब आप जाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि यह बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अभ्यर्थियों के सवाल आते रहते हैं, इसलिए ये एक ऐसा डिटेल वीडियो है जिसमें शायद आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके सारे सवालों के जवाब भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस दिन भी आपका मेडिकल होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आपको 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेकर आनी है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपको मेडिकल देने जाना है, जो कि किसी भी जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल में होता है, तो वहां पे आपको खाली पेट या बिल्कुल लाइट स्टमक के साथ जाना है, ताकि जो भी जांच होती है उसमें जो रिपोर्ट्स आती है वो एकदम ठीक रिपोर्ट्स आए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मेडिकल करवाने के लिए पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पे स्लिप मिलती है, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग, वो आपको खुद ही कटानी पड़ती है। और उसके बाद आपको स्लिप को लेके हर जगह पे जाना होता है और वहां पे संबंधित डिपार्टमेंट उस संबंधित जांच को पूरी करता है। उसके बाद आपका मेडिकल परफॉर्मा भरा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पीछे एक मेडिकल परफॉर्मा है जो लगभग वही है जो कि मेडिकल के टीम के द्वारा भरा जाता है। तो इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या गाइडेंस दी गई है मेडिकल टीम को कि किस तरह से जांच करनी है। और जो अभ्यर्थियों के सवाल होते हैं कि सर अगर उस दिन तबीयत खराब हो या किसी अन्य वजह से कोई अस्थायी समस्या हो शरीर में, तो क्या मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं इस प्रोफार्मा में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर जो बताया गया है वो बताया गया है कि द फॉलोइंग इंटीमेशन इज मेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनर। ये एज इट इज ही आपको वहां पे परफॉर्मा मिलेगा, इसलिए इसे एक नजर देखने से आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसमें देखिए, आपकी जांच क्यों की जा रही है, इसके बारे में सबसे पहले लिखा गया है कि जांच इसलिए की जा रही है कि आप जब सर्विस में आए तो एक कंटिन्यूस इफेक्टिव सर्विस दे सके। ऐसा ना हो कि आपकी कोई बीमारी की वजह से आप जल्दी रिटायरमेंट हो और आप पेंशन शुरू हो जाए, या किसी भी ऐसी जानलेवा बीमारी की वजह से अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो सरकार को पेमेंट करना पड़े, जिससे सरकारी सेवा में भी बाधा आती है। तो सरकार यहाँ पे ये चाहती है कि आप एकदम फिट होकर यहाँ पर आए, ताकि आप अपनी जो सेवा काल की अवधि है उसे पूरा कर सके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यह बताया गया है कि जो बोर्ड है, जो मेडिकल बोर्ड आपकी जांच करता है, उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द बोर्ड शुड नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द 3 मेंबर्स। तो इस बोर्ड में 3 मेंबर होते हैं, एक फिजिशियन, एक सर्जन और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आपकी आंखों की जांच करता है। अब यहाँ पे जो वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं उसके लिए एक लेडी डॉक्टर का प्रावधान है, जो कि मेडिकल बोर्ड में रखा गया है कि ए लेडी डॉक्टर विल बी को-ऑप्टेड एज ए मेंबर ऑफ द मेडिकल बोर्ड। फिर अगली बात है कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आती है तो वो क्या सबके सामने आती है। तो ऐसा नहीं है, इसमें बताया गया कि द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल बोर्ड शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल ही इसे रखा जाता है। फिर इसके बाद आती है कि अगर जो अक्सर कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि अगर सर उस दिन तबीयत खराब हो या किसी अन्य वजह से कोई अस्थायी समस्या हो तो क्या होगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे मेडिकल टीम को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसमें लिखा गया है कि in cases where a medical board considers that a minor disability disqualifying a candidate for a government service can be cured by treatment, अगर माइनर डिस्क्वालीफाइंग कोई समस्या हो रही है तो उससे अगर मेडिकल या सर्जरी के द्वारा अगर दूर किया जा सकता है, तो वो ये आपको बताएंगे कि आपके वर्तमान में आज ये समस्या हो रही है। मान लीजिए किसी के बुखार हो तो बीपी ऊपर नीचे हो रहा हो, या किसी वजह से शुगर हाई आ रही हो, या अन्य कोई समस्या हो, तो वो आपको बताई जाएगी
और आपको बताई जाएगी, उसमें ये भी बताया जाएगा कि आपको एक समय दिया जाएगा, इतने समय अंतराल के बाद आप वापस आइए, वापस जांच कराइए। तब तक के लिए क्या आपको दर्जा दिया जाएगा, तब तक के लिए इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड टेम्पररली अनफिट, मतलब आप अनफिट तो हैं परंतु अस्थायी रूप से। जब वो जांच देते हैं, जांच का जो समय देते हैं कि आपको 6 महीने 3 महीने दिए जाते हैं कि आप इस दौरान वापस आइए, और उसके बाद आपका फिर से टेस्ट होगा और फिर से अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको मेडिकल फिट का प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो ये जो सारी बात है ये कही गई है मेडिकल टीम के दिशा निर्देश के लिए जो कि दिए जाते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि जो मेडिकल परफॉर्मा आपका भरा जाता है उसमें जो पर्टिकुलर अंग की जांच होती है या पर्टिकुलर कोई भी जांच होती है उसकी डिटेल्स क्या क्या होती है, किस तरह से वो भरा जाता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्म एंट्रीज शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं इस तरह से कि इसमें पहला होगा कि स्टेट योर नेम इन फुल विद रोल नंबर, आपका नाम भरवा जाएगा, रोल नंबर भरवाया जाएगा, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को भरवाया जाता है। इसमें तीसरा पॉइंट होता है कि डू यू बिलोंग टू रेसेस सच एज गोरखा, गढ़वाल, असमीज, नागालैंड ट्राइब, क्या आप इन्हीं जनजाति समूह से आते हैं, तो वो आपके बारे में लिखा जाएगा। इसमें अगली बात पूछी जाएगी कि क्या एनी अदर डिजीज और एक्सीडेंट रिक्वायरिंग कन्फाइनमेंट टू बेड और मेडिकल और सर्जरी ट्रीटमेंट, इसमें पूछा जाएगा कि ऐसा कोई आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपको बेड पर रहने की सलाह दी गई है, तो इसके बारे में आपको भरा जाएगा। और ये अगर आपसे भरवाते हैं तो आपको तो नो भरना है, अगर वो खुद टीम भरती है तो भी यही भरा जाएगा। फिर इसमें पूछा जाएगा कि आप लास्ट बार वैक्सीनेटेड कब हुए थे, वैक्सीनेशन कब किया गया था, तो सामान्यतः वैक्सीनेशन तो बचपन में ही होता है, परंतु फिर भी जो एक टिटनेस का टीका होता है वो अमूमन 2 या 4 साल में आपको लगा ही लेना चाहिए, वो जरूरी भी है। तो आप इसमें भर सकते हैं कि 3 महीने पहले टिटनेस का टीका लगा हुआ है। इसके बाद अगले कॉलम में पूछा जाएगा कि हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर केसेस, इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको नर्वसनेस होती है, किसी भी ऐसी पर्टिकुलर कोई भी अगर तनावपूर्ण सिचुएशन आती है तो क्या नर्वसनेस तो नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको नो या जो भी आपकी स्थिति है वो भरनी है। इसके बाद अगले कॉलम में ये पूछते हैं कि फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंसर्निंग योर फैमिली, फैमिलीज के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। फैमिली के बारे में पहला सवाल है कि फादर एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, कि अगर आपके पिता जीवित हैं तो उनकी उम्र क्या है और उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, तो आप यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन आपकी सही है तो लिख सकते हैं, जो भी स्थिति हो आपकी, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं होती कि 60, 65, 70 जो भी एज है और हेल्दी है। इसके बाद आपसे अगले कॉलम में अगर फादर नहीं है, जीवित नहीं है, तो फादर्स एज एट डेथ एंड कोज ऑफ डेथ, तो अगर मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का कारण क्या रहा था। अब इसमें पूछने का कारण ये रहता है कि कोई जेनेटिक डिजीज तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मृत्यु हुई हो और वो जेनेटिक डिजीज आप में तो नहीं है, इस जांच के लिए ये कॉलम भरवाया जाता है। फिर इसमें अगली बात आती है कि नंबर्स ऑफ ब्रदर्स लिविंग, देयर एजेस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, ऐसा ही जो आपके भाई हैं वो कितने हैं, उनकी एज क्या है, क्या वो जीवित है, ये सब आपको इसमें भरना होगा। फिर अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है, उनकी एज और कॉज ऑफ डेथ, वही जेनेटिक रीजन जानना चाहते हैं यहाँ पर। इसके बारे में इसके बाद मदर का कॉलम आएगा, जो फादर के बारे में पूछा गया था वही सेम चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। मदर्स एज ऑफ लिविंग, स्टेट ऑफ हेल्थ, फिर आपको यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो लिख देंगे आप। फिर अगर माता जीवित नहीं है तो उनकी मृत्यु का कारण, तो ये सब यहाँ पे भरा जाएगा। तो ये एक सामान्य जानकारी है जिससे आपके बारे में ये पता चलता है कि आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। इसके बाद जैसे ब्रदर का कॉलम था फादर के साथ, वैसे सिस्टर का कॉलम है जिसमें सेम ही डिटेल भरी जाएंगी, तो ये भी आपको भरनी है। फिर इसके बाद आता है कि इससे पहले क्या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, तो ऐसा हालांकि उन्हीं के साथ होता है जिनकी पूर्व में जॉब लगी होती है, जो पहले से ही कहीं सेंटर में या स्टेट में जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे भरना होता है कि आप यस भरेंगे। बाकी आप जब फ्रेश जाते हैं, एज ए फ्रेशर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे नो ही भरना है कि पहले एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो
अगर आप पहले से जॉब में हैं तो यस भरेंगे। फिर ये पूछे जाएंगे कि प्लीज स्टेट व्हाट सर्विसेज यू वर एग्जामिन्ड फॉर, किस सर्विस के लिए आपका एग्जामिनेशन हुआ था। और फिर पूछेंगे कि जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एग्जामिन अथॉरिटी कौन थी, किसने जांच की थी, कौन सी संस्था थी जिसने आपकी स्वास्थ्य की जांच की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा, उसमें ये आपसे भरवाया जाता है कि व्हेन एंड वेयर वाज द मेडिकल बोर्ड हेल्ड, ये उसी से संबंधित है। और उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट क्या थी, जो आपकी लास्ट सर्विस में जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट क्या थी। क्या आपको यहाँ पे किसी डिजीज के बारे में बताया गया था या आपसे वो कम्युनिकेट किया गया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप वैसे आपको दी नहीं जाती है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, आपको भी नहीं पता होता है और कई बार आपके पास वो कॉपी भी नहीं होती है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है जो आपकी जांच शुरू होती है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन। ऑल द अबव आंसर्स आर द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ ट्रू एंड करेक्ट। इसके बाद आपके साइन होते हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है उसमें कुछ छुपाया नहीं गया है, किसी को जेनेटिक डिजीज नहीं है, सबके बारे में आपने सही बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे साइन वाइन होंगे, नाम लिखा जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब फिजिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले देखिए क्या आता है, यहाँ पे जर्नल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। जर्नल डेवलपमेंट में जैसे आपका किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसमें गुड और फेयर पे टिक कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर आपको ये खुद ही करने को देता है कई बार, परंतु वो आपको देखकर ही इसको कॉलम को भर देते हैं। इसके बाद जो कॉलम आता है इसमें, वो कॉलम आता है कि आपकी न्यूट्रिशन की स्थिति कैसी है। यहाँ पे थिन है, एवरेज है या ओबेस है, तो ये सिंपल सी बात है कि देखना जा रहे हैं कि आपकी जो शरीर की स्थिति है वो क्या है। इसके बाद मेजरमेंट होता है आपकी हाइट का, जो कि विदाउट शूज होता है, जाहिर सी बात है। फिर वेट का, फिर आपका जो बेस्ट वेट रहा है, कब रहा है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है, आपका उस दिन तापमान कितना है। फिर उसके बाद देखा जाता है आपकी चेस्ट में फुलावट कितनी आ रही है, मतलब छाती में फुलाव कितना आता है आफ्टर फुल इंस्पिरेशन, मतलब आप जब पूरी तरह सांस को अंदर भरते हैं तो कितने सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद आफ्टर फुल एक्सपिरेशन, जब आपकी सांस पूरी तरह से बाहर हो जाती है तब इसमें कितना बदलाव होता है। अब इसमें बात यह है कि क्या बदलाव होना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी होता है। 100 आदमी के शरीर में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का फुलाव आता है जब वो सांस को छोड़ता है और सांस को अंदर खींचता है, तो इसमें बदलाव आता है। इससे आपकी श्वसन संबंधित स्थिति का पता चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें आता है कोई स्किन पे डिजीज तो नहीं है, एनी ऑब्वियस डिजीज तो नहीं होती तो एनडी भरा जाता है। इसके बाद आंखों की जांच होती है परफॉर्मा में। आंखों की जांच में देखिए आंखों की कोई डिजीज तो आपको नहीं है, आपको रात्रि अंधता तो नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद डिफेक्ट इन कलर विजन, ये भी टेस्ट किया जाता है कलर विजन का, और ये ज्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल चीज होती है क्योंकि कई बार जब हम कलर विजन होते हैं तो हमें भी नहीं पता होता जब तक कि जांच नहीं हो जाती। कलर विजन का मतलब होता है कि 2 या 3 कलर के बीच में अंतर ना कर पाना, लाल हरा लाल नीला, ये कोई भी कलर हो सकते हैं और उसमें आंखें अंतर नहीं कर पाती हैं क्योंकि आंखों के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कलर को पहचानती हैं, पर्टिकुलर कलर को, वो इसमें अंतर नहीं कर पाती हैं। तो अगर ये आप कलर ब्लाइंड निकल भी जाए तो भी इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये पता आपको उसी दिन चलेगा, और इससे पहले अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप किसी भी आंख के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसके पास एक बुकलेट होती है और वो बुकलेट में आपको विभिन्न कलर के ब्लॉक्स में कुछ अंक लिखे हुए दिखाएंगे, कुछ शब्द लिखे हुए दिखाएंगे। अगर आप पढ़ पाते हैं तो आप ठीक हैं, और नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसके बाद आपकी आंखों की विजन नापी जाएगी कि आप कितनी दूर तक देख पाते हैं। फील्ड ऑफ विजन, विजुअल एक्यूटी, फुंडस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आ जाती हैं, ये सिंपल है। आंख का चेकअप आप पहले भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो आपके समीप में कोई चश्मे की दुकान होती है, चश्मा बनाता है, तो वहां पे जाके ये वैसे सारे टेस्ट आप करवा सकते हैं। इसके बाद आंख की जांच जो कि 6x6 होती है, इससे
आपकी सर्विस पे फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर ये ज़्यादा ही डाउन होती है तो जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, जैसे आरपीएस होती है, एक्साइज होती है, उसके लिए डिस्क्वालीफाई कई बार कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके चश्मा चढ़ा है तो चश्मे के साथ भी यहाँ पे लिखा जाएगा किस तरह का चश्मा है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल, एक्सिस, वो सारी जानकारी इसमें आ जाएंगी। फिर इसके बाद आंखों की कान की जांच होंगी, जो कि राइट ईयर लेफ्ट ईयर की होगी। इसमें सामान्यतः यही जांचा जाता है कि कोई डिफनेस तो नहीं है। तो अगर बचपन से ही कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है, तो वो एक समस्या है, परंतु किसी वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से ऊंचा सुनाई दे रहा है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हमारे कान के पर्दे में दिक्कत है, तो वो यहाँ पे टेम्परली अनफिट की कैटेगरी में आ जाता है, जिससे बाद में आप चेक करा के ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली जांच आती है वो ग्रंथियों के बारे में होती है, थायराइड के बारे में होती है। फिर आपके यहाँ पे दांतों की जांच होती है। अब देखिए, दांतों की जांच में कईयों को समस्या होती है कि कई गुटखा या इस वजह से दांत खराब हो जाते हैं, तो उसमें वो समझते हैं कि इस वजह से कोई अनफिट की समस्या तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कंडीशन देखी जाएगी। अगर बहुत ही बुरी स्थिति में है तो एक मौका दिया जाएगा। तो 6 नंबर का कॉलम। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की जांच की जाएगी। इसके बाद आपके लंग्स के बारे में पूछा जाएगा कि डज फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील एनीथिंग एबनॉर्मल, कि क्या जब स्टेथोस्कोप लगा के देखा गया है तो कुछ एबनॉर्मल मिला है, तो वो यहाँ पे भरा जाएगा कि कोई एडेड साउंड तो नहीं आ रही थी आपके लंग्स में से, इस तरह की चीजें होती हैं। हालांकि ये सभी सामान्य जांचें हैं। इसके बाद की बात करें तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की जांच, मतलब जो ईसीजी होता है, वो यहाँ पे किया जाएगा। ईसीजी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके हार्ट के बारे में जो लिखा जाता है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या हार्ट नॉर्मल है या ऑर्गेनिक लीजन्स तो नहीं है, S1 S2 नो मरमर्स की साउंड आती है वो तो नहीं है, रेगुलर आपके हार्ट की रेट कितनी आ रही है, स्टैंडिंग में कितनी आ रही है, और आफ्टर होपिंग कितनी आ रही है। मतलब अब इसमें देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे कई जो ओबेस लोग हैं, जो जिनका वजन ज्यादा है, उनको ये समस्या हो सकती है कि आपकी हार्ट रेट जब आप खड़े हैं तब नापी जाएगी, तो जो कि 70-72 प्रति मिनट होती है। उसके बाद आपको खांसी करवा के, या आपको ऐसा कहा जाएगा कि आप थोड़ा सा कूदिए ताकि एक्टिविटी बढ़े, और खांसी करवाने के लिए कहेंगे 25 बार लगभग आप इतना खांसिए ताकि हार्ट की रेट देखी जाए। वो हार्ट की रेट इंक्रीज होगी, लगभग 100 के आसपास जाएगी, और उसके 2 मिनट बाद आपको रेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद हार्ट की रेट फिर से देखी जाएगी। अब ये जो ड्यूरेशन है, जहां पे एक्टिविटी के बाद हमारी हार्ट रेट 100 आ गई थी, और एक्टिविटी के बाद जब हमने रेस्ट किया तो उसके बाद हमारी हार्ट रेट 80 आ गई है, तो ये दिखाता है कि हम कितने फिट हैं। 2 मिनट का समय बहुत पर्याप्त समय है हार्ट रेट का बढ़ना और उसका वापस नॉर्मल आना। ये जांच वैसे भी एक कैंडिडेट के नाते तो जरूरी है ही, पर एक सामान्य व्यक्ति में भी ये जांच करके देख लेनी चाहिए हमें घर पे ही। आजकल स्मार्ट वॉचेज आती है, इससे जितना लेट होते जाएंगे आप नॉर्मल आने में, मान लीजिए कि आप कि खांसने के बाद या उछलने कूदने के बाद हार्ट रेट 120 प्लस हो जाती है, और नॉर्मल आने में काफी समय लग रहा है, 5 मिनट 10 मिनट, तो निश्चित ही कोई हार्ट संबंधित समस्या है। और जितने फिट होंगे आप, उतनी जल्दी ही ये नॉर्मल वापस आ जाएगी। ये 45 सेकंड 30 सेकंड, ये फिटनेस के लेवल पर डिपेंड करता है। तो 2 मिनट यहाँ पे वैसे पर्याप्त समय दिया जाता है इस चेकअप को करने के लिए। देखिए, इसके बाद बात करें तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को नापा जाएगा। 120/80 नॉर्मल होता है। इसमें भी कैंडिडेट्स के सवाल आते हैं कि जब ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, तब चेक करवाते टाइम ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबके साथ होता है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। वो आपको मौका देंगे। अगर घबराहट ज़्यादा हो रही है तो वास्तव में ये कंट्रोल आपका नहीं आता। ऐसे 1-2 केस देखे गए हैं जिन्हें इसकी वजह से भी टेम्पररी अनफिट कर दिया गया है। हालांकि उनमें कोई समस्या नहीं थी, परंतु वो अपनी वहां पे घबराहट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ब्लड प्रेशर की। तो ये एक नॉर्मल इश्यू है जो हो जाता है लोगों के साथ। और वैसे अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं, थोड़ा प्राणायाम योगा करते हैं, तो ये आपका नॉर्मल ही रहेगा। और कई बार जांच करते टाइम बढ़ जाता है,
ब्लड प्रेशर, तो उसको ध्यान रखना है। थोड़ा योगा करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, ताकि ये नॉर्मल रेंज में ही आएगा। और इसकी वजह से अगर बाई चांस कोई ऐसा चांस होता है कि आपका 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक आपको नॉर्मल नहीं आ पा रहा है, जैसे ही चेक कराने जाते हैं घबराहट हो जाती है, तो टेम्परेरी अनफिट हो जाएगा। उसके 15-20 दिन बाद आइए, तब फिट आपको कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई सी समस्या नहीं है। अगला कॉलम में एब्डोमेन के बारे में है कि कितनी गर्थ है, टेंडरनेस है, हर्निया तो नहीं है, ये समस्या भी देखी जाती है। और अक्सर पुरुष कैंडिडेट में ये समस्या मिलती है, तो इसकी वजह से भी टेम्पररी अनफिट का हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है और मौका दिया जाता है कि 3 महीने बाद इसका ऑपरेशन करा के या कोई भी अन्य तरीके से इसे सही करके लाइए और फिर आपको मेडिकली फिट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो जांच होगी वो लीवर की होगी, स्प्लिन की, किडनीज की, वो ब्लड टेस्ट में आपका सारा आ जाएगा। इसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, ट्यूमर्स देखे जाएंगे है कि नहीं है, हेमोरॉइड्स, फिस्टुला, ये पाइल्स की जांच है, फिस्टुला की जांच है जो कि गुर्दा द्वार में हो जाते हैं, तो ये जांच भी यहाँ पे लिखी जाती है। तो अगर ये परेशानी है तो इसका पहले आप निराकरण करके ही जाइएगा, नहीं तो एक फिर से उसी सिस्टम में आपको फंसना पड़ जाएगा कि पहले अस्थायी रूप से अनफिट हो गए फिर फिट होंगे। इसके बाद नर्वस सिस्टम की जांच है, इसमें इंडिकेशन ऑफ नर्वस और मेंटल डिसेबिलिटीज, मतलब हमें कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है। देखिए इसमें पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी आ जाएगी, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, जैसे एनी एविडेंस ऑफ हाइड्रोसील जिसमें पानी भरने की समस्या हो जाती है, वेरिकोसील, ये सारी समस्याएं भी इसमें आपकी देखी जाएंगी। इसके बाद यूरिन एनालिसिस हो जाएगा आपका। यूरिन एनालिसिस में आपको जैसे जनरल एनालिसिस होता है, सैंपल देना होगा और सैंपल में ये चीजें देखी जाती है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, स्पेशल ग्रेविटी, एल्ब्यूमिन, शुगर का सेल्स, ये सब चीजें तो नहीं है। फिर इसके बाद एक्सरे एग्जामिनेशन है आपके चेस्ट का और ये सब चीजें हैं। तो मोटी मोटी मतलब हमारे हर अंग की जांच हो ही जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आप कितने मेडिकली फिट हैं। वैसे 95% केसों में ऐसी कोई समस्या होती नहीं है, अस्थायी रूप से अनफिट होने के बाद भी वो फिट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो चीज आती है कि इन द केस ऑफ ए फीमेल कैंडिडेट, अगर कोई महिला उम्मीदवार है, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, अगर वो गर्भवती हैं 12 सप्ताह से ज्यादा, she would be declared temporarily unfit वाइड रेगुलेशन 9, तो उन्हें अस्थायी रूप से अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये रेगुलेशन है इनका, उसके हिसाब से। तो मैंने आपको पहले भी बताया भी कि ये कोई समस्या की बात नहीं है, कुछ समय बाद फिर होगा और वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और इस केस में शायद प्रेगनेंसी के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। फिर इसमें अगली चीज आती है प्रोफार्मा में कि स्टेट द सर्विसेज फॉर विच द कैंडिडेट हैज बीन एग्जामिन्ड। अब मेडिकल बोर्ड को यहाँ पे ये लिखना होता है कि किस सर्विस के लिए उन्होंने एग्जामिनेशन किया है। राजस्थान पुलिस सर्विस, राजस्थान जेल सर्विस, अदर स्टेट सर्विस, अदर सबऑर्डिनेट सर्विस। और सेकंड कॉलम में लिखा होता है हैज ही शी बीन फाउंड क्वालिफाइड इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर द एफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ हिज हर ड्यूटीज इन। ओवरऑल बात यह है कि जो आपकी चीजें चेक हुई हैं उसके आधार पे सर्विस का अलॉटमेंट भी होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि सर्विसेज की कैटेगरी बटी हुई है, टेक्निकल सर्विसेज और नॉन टेक्निकल सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे लास्ट आपको मैं कॉलम दिखाऊं कि इस लास्ट कॉलम में आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये कंक्लूजन लिखा जाता है यस और नो में कि अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज, मतलब अगर वास्तव में कोई दिक्कत है तो क्या अनफिट है, यस और नो में ही यहाँ पे आंसर लिखना होगा मेडिकल बोर्ड को। फिट फॉर नॉन टेक्निकल सर्विसेज बट नॉट फिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो ये जो सवाल है टेक्निकल सर्विसेज का, ये इन्होंने यहीं पर ही इसका आंसर दे रखा है कि टेक्निकल सर्विसेज में रखा गया है जेल सर्विस को, एक्साइज सर्विस को और आरपीएस को।
ये टेक्निकल सर्विसेज होती है। इनके लिए जो आपकी फील्ड में जॉब करनी होती है उसके लिए कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपकी पूरी बॉडी मतलब एकदम वेल मेंटेन्ड हेल्दी होनी चाहिए, तब ये आप इनके लिए क्वालिफाई होते हैं। अदरवाइज इन 3 को छोड़कर बाकी सर्विसेज के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसमें जैसे जो डिस्क्वालीफाई होने के चांस होते हैं वो होते हैं फ्लैट फुट की वजह से। जो पैरों की हमारी बनावट होती है, तो वो पैरों की बनावट में आप देखिएगा कि आर्क बना होता है, ऐसे हल्का सा मुड़ाव है आपकी पैरों की उंगलियों में, एडी में बीच में मुड़ाव होता है हल्का सा, वो होना जरूरी है। अगर वो मुड़ाव नहीं है और पैर इस तरह से है बिल्कुल सीधा, तो उसे फ्लैट फुट की कंडीशन कहते हैं। उस फ्लैट फुट की कंडीशन के कारण क्या होता है कि आप अच्छे से दौड़ नहीं पाते, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, तो ये जो फील्ड सर्विस है यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है ये चीजें नहीं मिलने का, टेक्निकल सर्विसेज किसी को आरपीएस और एक्सरसाइज और जील चाहिए, तो वो फ्लैट फुट होता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, फ्लैट फुट की वजह से कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए। जो तीसरा कॉलम है वो हमारा है कि फिट फॉर नॉन टेक्निकल सर्विसेज एंड आल्सो फिट फॉर टू टेक्निकल सर्विसेज जेल एंड एक्सरसाइज बट नॉट फॉर फिट फॉर आरपीएस। मतलब आरपीएस के लिए आपको सारी की सारी जो जांचें है उसमें फिट होना पड़ेगा, परंतु यहाँ पे मेडिकल बोर्ड जेल और एक्सरसाइज जेल एंड एक्सरसाइज सर्विस के लिए कुछ छूट देता है कि आप इसमें तो आ सकते हैं परंतु आरपीएस में नहीं आ सकते। ये चीजें इनके लिए जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा लिखी जाती हैं ये बताई नहीं जाती हैं। ये आरपीएससी और इनके बीच में ही तय होता है कि किस तरह से जेल एक्सरसाइज कब मिलेगी, आरपीएस कब मिलेगी। और जो चौथा कॉलम होता है वो होता है फिट फॉर ऑल सर्विसेज टेक्निकल नॉन टेक्निकल विद आरपीएस जेल एंड एक्सरसाइज। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें यस और नो से ही प्रभावित होता है आपका मेडिकल टेस्ट, यहीं से आपकी मेडिकल रिपोर्ट जाती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कॉलम भरा जाता है। और इससे पहले ये जो 4 पॉइंट थे यहाँ पे इस पे लिखा होता है क्लियरली कि ये मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन है। और उससे पहले जो हम बात कर रहे थे अस्थायी रूप से अनफिट होने की, उसके लिए भी यहाँ पे लिखा जाता है कि द बोर्ड शुड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज: फिट, अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ और टेम्पररीली अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ। यहाँ पे कारण लिखा जाएगा, वो कारण आपको भी बताया जाएगा। तो इस तरह से होती है प्रशासनिक सेवाओं में मेडिकल की प्रक्रिया। यूपीएससी में इंटरव्यू के तुरंत बाद हो जाती है, आरएएस के अंदर इंटरव्यू जब की प्रक्रिया पूरी होती है 2-3 महीने के बाद, उसके बाद शुरू होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। ज्यादातर अस्थायी रूप से अनफिट होने के कारण आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है और वहां कंट्रोल नहीं आ रहा है घबराहट की वजह से, आपका कोई बीमारी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है ज़्यादा, उसकी वजह से आपके ये जो पैरामीटर्स हैं ये गड़बड़ हो रहे हैं, तो इन सब बातों में आपको छूट दी जाएगी। गर्भवती महिला के संबंध में यहाँ पे बताया गया है 12 वीक या उससे ज़्यादा कि अगर टाइम जा चुका हो तो उन्हें अस्थायी रूप से अनफिट कर दिया जाएगा। बाकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बारे में भी यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये जो परफॉर्मा है इसी तरह से आपका वहाँ पे भी मिलेगा। डॉक्टर से भरेंगे या जो भी कंडीशन होगी वो आपको पता लगेगी उस दिन, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। आधी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं अस्थायी रूप से रद्द होने की, कि आप पहले योगा प्राणायाम थोड़ा प्रैक्टिस करें 1 महीने से, तो ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो इम्यूनिटी की समस्या है वो आपको नहीं होगी। आप हल्का नाश्ता करके जाइएगा तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको शुगर इस तरह की समस्या है, आपको डायबिटीज़ है, तो उसी दवाइयों के द्वारा आप कंट्रोल करके जाइएगा ताकि वो वहाँ पे हाईली रेड जोन में रिफ्लेक्ट ना हो। आप खुद भी इसमें ध्यान रख सकते हैं विवेक से, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिकल हो जाता है, आराम से होता है, 3-4 घंटे का प्रोसीजर है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के बाद जो आरएस के इंटरव्यू होते हैं और जो हमारा आरएस का एक सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट का एक पार्ट है नीति शास्त्र। तो आपने नीति शास्त्र का भी देखा होगा मेंस का कि किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, जिन्हें करना थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि हम थ्योरेटिकली क्या पढ़ते हैं और करते क्या हैं, और उस इथिक्स का इंटरव्यू में क्या रोल है। कि जिस तरह से हमें कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर किसी गांव में मृत्यु भोज होता है तो आप क्या करेंगे, या इस तरह के हमें केस स्टडी या
हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है, तो हम कैसे एथिक्स का प्रयोग करके एक बहुत बैलेंस आंसर दे सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और एथिक्स के बारे में भी यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।